नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। हमारी चर्चा, हमारी जो क्लास है 16 महाजनपद काल पर चल रही है। आज की भी क्लास 16 महाजनपद पर भी है, उसी कड़ी में आगे है। हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे बेटा? 8 नंबर 9 नंबर कितने लिखवाया था कल? अवंती हो गया था? ठीक, अच्छा। अब 10 नंबर लिखिए। बोल दूं कि लिखवाऊं? बताइए। शांत हैं क्यों? मतलब लिखवा दूं? चलिए, अच्छा ठीक है। 10 नंबर डालिए। पक्का अवंती तक हो गया ना? देखिए मुझे याद नहीं है अभी। चलिए, अब वीडियो खोल के देखना होगा। अब मुझे याद नहीं है। चलिए, अच्छा। सूरसेन, ठीक। 10 नंबर पे डालिए सूरसेन। 10 नंबर पे हेडलाइन डालिए सूरसेन, ठीक। अब भाई देखो, सूरसेन में बड़ा सा रहे छोटा सा ही रहेगा। हाँ, अब तो हमने लिख दिया, कलम तो चली थी, बड़ा सा करे। चलो अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, ये लो, इसको हटा ही दो भाई। ठीक, सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। थोड़ी देर पहले बताया भी था ना आपको। अब देखिए, अब तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ में ना, तो जोर से बोला करिए ना। चलिए, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा, ठीक। अच्छा, किसी ने हमें कहा था कि मैं थोड़ा बड़ा लिखूं। देखिए, बड़ा लिखने में कोई दिक्कत नहीं। बड़ा लिखूंगी ना तो 4 लाइन, इतना छोटा बोर्ड है, बहुत बड़ा नहीं है। तो मैं साथ में बोलती भी रहती हूँ ना, तो आप लोग सुन के भी लिख लिया करें, तो बाद में मिला लीजिए, ठीक। बोलती हूँ तो सुन के लिखा करें मेरे साथ साथ ही, बाद में आप लोग मिला सकते हैं ना। या तो आप स्क्रीनशॉट खींचने के लिए भी मैं समय देती हूँ, तो खींच करके आप जूम कर लिया करें। आजकल तो सब चीज़ है उपलब्ध। चलिए, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा, ठीक। अब हम सूरसेन वर्तमान, मैं सीधे लिखवा रही हूँ, जहाँ जहाँ समझाने का जगह होगा वहाँ वहाँ मैं समझाऊंगी, ठीक है ना। सूरसेन सूरसेन वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित इस महाजनपद का राजा, इस महाजनपद का राजा कौन था? अवंती पुत्र, ठीक। सूरसेन जो महाजनपद है, इसका राजा अवंती पुत्र था। ये अवंती पुत्र कौन है? ये जो अवंती पुत्र राजा है ना, यह चंड प्रद्योत का नाती है, ठीक। यानी नाती नहीं समझ में आया तो चंड प्रद्योत की लड़की का यह पुत्र है, अवंती पुत्र, ठीक। चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था? कल बताया था ना आप लोगों को, अवंती का ही राजा था। तो अवंती की पुत्री थी और उस पुत्री का यह पुत्र है, अवंती पुत्र। आप यहाँ तो लिख ही लीजिए यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए, यह इसकी अवंती पुत्र की बात कर रही हूँ, ठीक। यह चंड प्रद्योत
की कन्या का पुत्र था। ठीक। जो बुद्ध का समकालीन एवं जो किसके लिए हो रहा है? अवंती पुत्र के लिए हो रहा है। जो बुद्ध का समकालीन तथा शिष्य था। यह बुद्ध का शिष्य भी था। कौन? अवंती पुत्र। अवंती पुत्र के माध्यम से ही ये जो अवंती पुत्र है मथुरा में बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार करते हैं ये उस समय। क्यों? क्योंकि ये उनके शिष्य हैं। अवंती पुत्र के माध्यम से, अवंती पुत्र के माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। पाणिनि के समय सूरसेन क्षेत्र में पाणिनि के समय सूरसेन क्षेत्र में अंधक एवं वृष्णी जनों का निवास था। यह भाई जन है, एक अंधक और वृष्णी, ये जन है। ठीक। अब यहाँ पर ये सूरसेन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वह पूरा होता है। अब आगे 11 नंबर डाल दिए। अश्मक लिखिए, मैं समझाऊंगी। ठीक है ना? अभी लिख लीजिए तो समझाती हूँ मैं। अश्मक 11वें नंबर पे अश्मक की राजधानी कहाँ थी? पोतन। इसकी राजधानी थी पोतन। अब यहीं पर मैं लिख रही हूँ, साथ में लिखिए। अश्मक एकमात्र महाजनपद था। अश्मक एक मात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी घाटी में स्थित था। अश्मक एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। कल थोड़ा सा हमने भारत का एक नक्शा बनाया था, उसमें आपको बताया था कि विंध्य पर्वत के नीचे गोदावरी नदी घाटी में अश्मक महाजनपद था। ठीक। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अश्मक का बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अश्मक का प्रसिद्ध राजा प्रवर अरुण था।
अश्मक के राजा प्रवर अरुण ने अश्मक के राजा प्रवर अरुण ने कलिंग क्षेत्र को जीता था। कलिंग क्षेत्र को जीता था। ठीक। अश्मक के राजा प्रवर अरुण ने कलिंग महाजनपद ने कलिंग क्षेत्र को जीत लिया था, अपने में मिला लिया था। ठीक। कालांतर में अवंती ने अवंती ने अश्मक को जीत लिया। अश्मक को जीत लिया। एक आगे तथ्य लिखिए। आदम ब्रैकेट में महाराष्ट्र, आदम ब्रैकेट में महाराष्ट्र से एक मुहर प्राप्त हुआ है। आदम से एक मुहर प्राप्त हुआ है जिस पर अश्मक जनपद उत्कीर्ण है। जिस पर अश्मक जनपद उत्कीर्ण है। ठीक। इतना लिखें आप लोग। फिर से सुन लीजिए। देखिए, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। ठीक। और इस महाजनपद का राजा अवंती पुत्र था। यह अवंती पुत्र चंद्रप्रद्योत की लड़की का लड़का था और यह अवंती पुत्र बुद्ध का समकालीन तथा शिष्य था। अवंती पुत्र के माध्यम से ही मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। पाणिनि के समय सूरसेन क्षेत्र में अंधक एवं वृष्टिजनों का निवास था। ठीक। अश्मक की राजधानी कहाँ थी? पोतन। अश्मक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी घाटी में स्थित था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अश्मक का प्रसिद्ध राजा प्रवर अरुण था। अश्मक के राजा प्रवर अरुण ने कलिंग क्षेत्र को जीत लिया था। ठीक। कालांतर में अवंती ने अश्मक को जीत लिया, मतलब बाद में। ठीक। आदम यानी महाराष्ट्र में है, एक मुहर प्राप्त हुआ जिस पर अश्मक लिखा हुआ है। ठीक। तो आप अभी हमने यहाँ पर देखिए बताया क्या, सुनिए। प्रवर अरुण ने कलिंग क्षेत्र को जीता। ठीक। कलिंग क्षेत्र को जीत लिया और कालांतर में अवंती ने अश्मक को जीत लिया। थोड़ा सा समझिए इस चीज को। देखिए, यहाँ समझ में आया होगा लोग। देखिए, रे हटाए देती हूँ इसको, फिर बताती हूँ इस पर यहाँ पर। ठीक। नहीं समझ में आया है ना, तो समझ में आ जाएगा। आपने इस कपड़े में पानी बहुत लगा दिया बेटा, बहुत गीला हो गया बोर्ड।
चलिए मैं थोड़ा बताती हूँ, इसे देखिए थोड़ा सा कल की तरह आप समझिए, ठीक ना। यहाँ देखिए जो हमने बताया था कि अश्मक का राजा प्रवर अरुण ने कलिंग को जीत लिया था और कालांतर में बाद में अवंती ने अश्मक को जीता था, ठीक। अब होता क्या है कि थोड़ा सा मैं बनाने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक। ये बन ही नहीं रहा है, क्या हुआ, ये बहुत गीला है बोर्ड, इस वजह से चल नहीं रहा है। ये ठीक, ये ठीक है ना। आप थोड़ा सा समझिए, ये इसे बिंद पर्वत मान लीजिए, ठीक। कलिंग को हम यही मान लेते हैं, ठीक, यहाँ मान लेते हैं कलिंग, और यहाँ अश्मक, ठीक। यहीं पर हम गोदावरी समझाने के लिए बता रहे हूँ, अब ये नहीं कि नक्शे में इधर उधर हो गया, ठीक। और इस एरिया में आपका क्या होता है, मगध, ठीक है ना। आप इतना समझाने के लिए बता रहे हो बेटा। तो अभी क्या हुआ, शुरुआत में यह क्या हुआ, यह अश्मक ने क्या किया, अवंती कलिंग को जीत लिया, ठीक। अश्मक ने कलिंग को जीत लिया तो अश्मक का पूरा ये इलाका अश्मक का हो गया, ठीक। अब काफ़ी समय बीत गया, काफ़ी समय जब बीत गया तो इस मगध का जो राजा था उसने इस पर आक्रमण कर दिया, किस पे, अवंती पर, ठीक। अश्मक ने कलिंग को जीत लिया तो अश्मक ने कलिंग को जीत लिया तो ये अश्मक के साथ कलिंग वाला राजा आ जाता है, ठीक। ये इसका क्षेत्र बड़ा हो गया, ठीक। उसके बाद मगध के राजा, जब मगध वाला यहाँ आक्रमण होता है तब इसके अधिकार में ये है, इसको ये जीत लेता है तो मगध का क्षेत्र कितना बड़ा हो गया, पूरा का पूरा यहाँ हो गया। इस समय कौन राजा था, आपको एक बार हमने बताया था, बताइए। मगध ने जब जीत लिया तो वह मगध में मिल गया। मगध का राजा उस समय कौन रहा होगा, आप बताएंगे। थोड़ी देर पहले हमने आपको पहले भी बताया था, जब आप बताएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगी। चलिए, नहीं बताएंगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। चलिए अगली हेडलाइन डालिए। अगली हेडलाइन क्या है, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक किया बेटा, सॉरी, एक मिनट, फिर से देखिए, मैंने कुछ लगता है कुछ छूट गया। ये ठीक, यहाँ वाला हमने क्या बताया था, कलिंग बता दिया था। नहीं, आप लोग क्या करेंगे ना, तुरंत डिसलाइक देने में पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर क्या था, कलिंग था, कलिंग, ठीक। और यहाँ पर क्या था, अश्मक, और यहाँ क्या था, यहीं पर अवंती था, ठीक, अवंती, और यहाँ मगध, ठीक, यहाँ मगध था। तो अश्मक पहले कलिंग को जीत लेता है, ठीक। अश्मक पहले, थोड़ा सा मैंने वो जल्दबाजी में बता दिया, बाद में तुरंत हमें याद आया कि नहीं, पहले आपसे प्रश्न करने के चक्कर में ना मैं इस चीज़ को बताना, पहले अश्मक जो है इस कलिंग को जीत लेता है
तो इस कलिंग और अश्मक का राज यहाँ पूरा हो जाता है। ठीक, अब क्या करता है कि फिर अवंती इस अश्मक को जीतता है। अवंती अश्मक को जब जीत लेता है तो अश्मक के अधिकार क्षेत्र में यह कलिंग आ गया था। तो अवंती ने अश्मक को जीता, तो अवंती के साथ ये इतना पूरा कलिंग और ये आ गया। बाद में मगध के राजा कौन था? शिशुनाग था शायद। ठीक, शिशुनाग था। वह क्या करता है कि अवंती को जीत लेता है। तो अब अवंती की ये सारे इसमें आते हैं, तो पूरा का पूरा मगध वाला जो इलाका है यह पूरा उसका हो जाता है। अब बात समझ में आ गई होगी ना। हमने भी थोड़ा सा एक भूल कर दी थी, इसलिए तुरंत हमें याद आ गया, इसलिए हमने आपको बता दिया बेटा। चलिए, आपने बता दिया था हमें शिशुनाग, और इसी वजह से मुझे तुरंत याद आया कि नहीं, शिशुनाग तो अवंती पे अधिकार किया था। ठीक, चलिए, धन्यवाद बेटा। देखो, इसीलिए मैं आपको जब अलग से बताती हूँ ना तो अच्छा लगता है जब आप बता जाते हैं मुझे कोई बात। आगे कौन सा नंबर डाला था? 11, 12 नंबर डालिए। अगली हेडलाइन कंबोज लिखिए। 12 नंबर पे कंबोज। कंबोज, कंबोज की राजधानी कहाँ थी? राजधानी, कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक, हाटक थी। ठीक, अब यहीं से हम लिख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और लिख भी रही हूँ साथ में, तो लिखते रहिए। ठीक है। कंबोज महाजनपद पश्चिमोत्तर, कंबोज महाजनपद पश्चिमोत्तर। उस दिन हमने बताया था ना पश्चिमोत्तर की बात। पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत ऑब्लिक उत्तरापथ, उत्तरापथ में, उत्तरापथ क्षेत्र में वर्तमान राजौरी तथा हजारा जिले में स्थित था। राजौरी तथा हजारा जिले में स्थित था। हाँ, क्या कह रहे? उत्तरापथ का मतलब हुआ कि उत्तर की तरफ जो रास्ता जाता है वह उत्तरापथ। ठीक, मेरे घर से भी आपका जो घर है, जो रास्ता है उत्तर की तरफ जाता है। चलिए, समझ गए। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में ब्रैकेट में लिखिए हाटक के पूर्व, हाटक के पूर्व, उत्तर वैदिक काल में हाटक के पूर्व यानी पहले कंबोज की राजधानी क्या थी? राजपुर थी। और यहाँ का राजा यहाँ के दो राजा थे भाई। यहाँ के दो राजा
यहाँ के दो, 1 मिनट, सेंटेंस नहीं बन रहा है। यहाँ के 2 प्रमुख राजा थे। यहाँ के 2 प्रमुख राजा थे। कौन राजा थे, इनका नाम जरा लिखिए। प्रमुख राजा थे चंद्रवर्मन तथा सुदक्षिण। ठीक। कंबोज गांधार का पड़ोसी राज्य था। कंबोज गांधार का पड़ोसी राज्य था। कंबोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज अपने घोड़ों, यहाँ के घोड़े बड़े अच्छे थे कंबोज के, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कंबोज में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, किंतु बाद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई। कौटिल्य ने कंबोज के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। कौटिल्य ने कंबोज के लिए वार्ता शस्त्रोपजीवी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक। यह देखिए, वार्ता शस्त्र, वार्ता का मतलब हुआ, वार्ता में क्या क्या, कृषि संबंधित बातें, यानी कृषि उस समय का जो भी था, व्यापारिक चीजें जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार, इन सब को मिला करके एक वार्ता शब्द है। अर्थात वार्ता और शस्त्र के आधार पर जो अपनी जीविका चलाता है उसे ही वार्ता शस्त्रोपजीवी कहते हैं। बस इतना ही समझिए। ठीक। अब आगे लिखिए गांधार, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। देखिए, कंबोज प्रश्न अक्सर करके आता है कि अपने कौन सा महाजनपद अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? कौन था? कंबोज था। ठीक। और यहाँ तक इसके लिए एक प्रश्न और है कि कौन सा महाजनपद पश्चिमोत्तर क्षेत्र में था? ठीक। तो एक है कंबोज और दूसरा गांधार। ठीक। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, हटाएं। अगला कौन सा नंबर आएगा आपका? 13 नंबर। 13 नंबर लिखिए। आज जितनी भी बड़ी क्लास बन जाएगी ना, मैं पूरा ख़त्म करूँगी। ठीक। इसलिए
पानी पीना तो जाइए, पानी पी के आ जाइए। पियेंगे पानी? चलिए लिखिए 13 नंबर पे गांधार। 13 नंबर पे लिखिए गांधार। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। गीला है अभी भी। गांधार है भाई, गांधार। राजधानी तक्षशिला। ये राजधानियाँ भी बहुत बार पूछे जाते हैं, कभी कभी राजधानियों को मिलान करने के लिए देता है। ठीक, तो आप लोग समझ के लगाइएगा, याद कर लीजिए। गांधार महाजनपद कंबोज का पड़ोसी राज्य था। गांधार महाजनपद कंबोज का पड़ोसी राज्य था। कंबोज का पड़ोसी राज्य था। ठीक, गांधार। अच्छा देखिए, ये जो गांधार और कंबोज के बाद पश्चिमोत्तर में था। ठीक, यह 2 महाजनपद हैं जो पश्चिमोत्तर इलाके में। तो मैं 2 बातें लिखवाऊंगी, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। एक तो देखिए हमें मिला इसका कि गांधार वर्तमान पाकिस्तान का जो पश्चिमोत्तर एरिया है वहाँ पर है। ठीक, और कहीं पर ये अफ़गानिस्तान के इलाके में बताता है। तो मैं ये दोनों बातें लिख दे रही हूँ, जो भी आए थोड़ा सा आप लोग भी इसको मिला लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो भी किताबें हैं ना बेटा सब पुरानी हैं, पहले की हैं। तो हो सकता है कि कई बार तथ्य बदल जाते हैं, तो मुझे दोनों मिला तो मैं दोनों लाइन लिखवा देती हूँ। ठीक, यहाँ की इसकी स्थिति को लेकर के। और जैसे देखिए, अब पहले जो है मोंटगोमरी आता था ना, मोंटगोमरी से नाम याद है? पहले बताया है मोंटगोमरी कहाँ के लिए था। अब वही मोंटगोमरी साहिवाल जिला हो गया है। ठीक, ये किसके लिए हमने बताया था? आप आवाज़ दीजिए, हमें बताइए। गांधार वर्तमान में गांधार की वर्तमान में अवस्थिति पाकिस्तान, यही देखिए हमें थोड़ा सा पाकिस्तान पश्चिमोत्तर ठीक के पेशावर तथा रावलपिंडी जिले में रावलपिंडी जिले के बीच देखने को मिलता है। और ब्रैकेट में एक और लाइन लिख ली, गांधार अफगानिस्तान की काबुल घाटी में स्थित है। यह भी लाइन मैं सीधे लिखवाए देती हूँ। गांधार अफगानिस्तान के काबुल घाटी में स्थित था। ठीक, यह भी ब्रैकेट में आप लिख ली। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कभी कभी क्या होता है ना कि एकाक तथ्य अगर कहीं आप लोगों के नज़रिए से अगर गलत नहीं है तो आप लोग मेरे पूरे ज्ञान पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं।
एक सवाल मैं इस पे बताती हूँ, थोड़ा सा बात आ गया तो बता देती हूँ, आगे लिखवाती हूँ। देखिए, जब हम ऋग्वेद पढ़ाए हैं तो उसमें, हालांकि मैं ऋग्वेद के लिपि के बारे में ज़्यादा नहीं बताई हूँ, लेकिन एक पुस्तक में मुझे उसकी लिपि मिली थी कि ऋग्वेद की ब्राह्मी लिपि थी। ठीक, जैसा कि किसी ने मुझे लिखा भी मैसेज कि उन्होंने कहीं शारदीय लिपि पढ़ा, तो मैंने शारदीय लिपि के भी ढूंढा कि वह मेरे ख्याल से 13वीं 14वीं में शायद उत्पन्न हुई थी और वह समाप्त भी उसी 1-2 शताब्दी में ही खत्म भी हो गई थी। और उसका उपयोग जो है ब्राह्मण वर्ग करता था, जो पंचांग वगैरह बनाने के लिए कश्मीर वाले ज़्यादा करते थे। ठीक, तो वो जो शारदीय लिपि है वह ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई थी, यह एक तथ्य मुझे मिला, तो हमने बता भी दिया था एक वीडियो में। दूसरा, कोई विद्वान किस्म का बालक मेरे वीडियो को देखा, उस वीडियो में ब्राह्मी लिपि बताया है और उस बंदे को एक बात पता है कि ऋग्वेद तो है नहीं, यह बात उसको पता है, यह बात सत्य, यह मैंने भी बताई। अगर नहीं बताई है तो फिर से ऋग्वेद जो है अनुपलब्ध है। ठीक, ऋग्वेद की एक शाखा शाकल संहिता ही मिलती है, यह हमने लिखवाया होगा, यही बात बताई थी बेटा। हाँ, तो इस समय जो घरों में होता है ना, शाकल संहिता ही मिलता है। तो अब वो बंदा मुझे बार बार मैसेज करके परेशान करता है कि ऋग्वेद किस संग्रहालय में है, मुझे बताओ, मैं देखूंगा, और ये लिपि कहाँ से आ गई, क्या हुई, तमाम प्रकार की और कई सारे चीज़ों को लेकर के बातें आती रहती। देखिए, अच्छा नहीं लगता। और आपसे निवेदन है, आप जो भी विद्वान किस्म ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आप लोग अपनी ऊर्जा अपने पढ़ाई में खर्च करिए और सफल होइए अपने जीवन में। मेरे पर उंगली मत उठाइए आप लोग। ठीक, तो यही मैं कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप सभी लोग अच्छे मेरे लिए पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। और एक और रागी के लिए भी तथ्य था। खैर, रागी की बात करें तो रागी के लिए जिसने भी पूछा था भाई, वो बड़े अच्छे से पूछे थे। तो देखिए, मेरे पास जो पुस्तक थे उसमें रागी वाली बात की, वहाँ पर कहाँ पर बताया था भाई हमने कि रागी नहीं थी, मतलब जहाँ अभी आप सुन लीजिए, बस बात ही, रागी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि रागी था, थोड़ा क्लियर करिए, तो हमने एक अच्छी किताब प्राचीन की मानी जाती है केसी श्रीवास्तव की, तो केसी श्रीवास्तव को भी हमने देखा कि उन्होंने रागी शब्द जरूर लिखा है, लेकिन रागी किस संदर्भ में लिखा, उन्होंने लिखा कि बाजरा की 6 किस्में मिली हैं, उस 6 किस्में में एक रागी शब्द भी लिखा। उन्होंने 3 की ही बात बताई, 3 या 4 बताई है, लेकिन बाजरा की 6 के 6 किस्म नहीं बताई। ठीक, तो अब 6 किस्म तो वो बता रहे हैं केसी श्रीवास्तव जी, फिर भी 6 नहीं लिखे हैं। इसका मतलब कि उन्होंने भी जहाँ से भी लिखा, पढ़ा, समझा, उनको 3 बातों पर सही लगा तो लिख दिए, लेकिन 6 तो नहीं लिखा। तो ऐसे बहुत सारे, मैं कोई अलग से कहीं विद्वान बहुत बड़ी नहीं हूँ, बहुत बड़ी विदुषी नहीं हूँ मैं। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे जब भी साक्ष्य पाए जाते हैं तो बहुत सारे तथ्यों को लेकर के ना इतिहासकारों में भी वैचारिक मतभेद हो जाता है, संघर्ष चलता है। मैं तो एक सामान्य शिक्षिका हूँ, तो मुझसे गलती होना कोई खास बात नहीं है, ये आम बात ही मानिए। ठीक है ना। तो बहुत बार होता है कि देखिए, किताब में जो छपाई होती है उसमें कुछ शब्द बदल जाते हैं, तो मान लिया हमने वहीं पढ़ा, फिर भी मैं 1-2 किताबों को देखती हूँ तभी पढ़ाती हूँ। बाकी मैं जो अपने जीवन में अपने गुरु से जो सीखी हूँ उसको भी इसमें मैं डालती हूँ। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला के अलावा पुष्कलावती, तक्षशिला के अलावा तक्षशिला के अलावा एक बात और जान लीजिए, जो ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान के लिए सोचता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा जानता हूँ, सामने वाला बहुत, तो वो ज्ञान ही जुटाता रहता है, सफलता नहीं मिल पाती। तो इसलिए जहाँ पर जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत हो ना, उतना ही पढ़ना चाहिए।
तभी सफलता मिलती है। और दूसरी बात कि अगर एकाक कोई तथ्य आपके हिसाब से वह गलत है, आप जानते हैं कि वह सही है, तो आप बना लीजिए ना उस चीज़ को, क्यों मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह है। ठीक, बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ चुके मेरी बातों को। तक्षशिला के अलावा पुष्कलावती तक्षशिला के अलावा पुष्कलावती गांधार का दूसरा महत्वपूर्ण नगर था। ठीक, यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा पुष्कर सारीन था जो कि बिंबिसार का मित्र था और उसके यहाँ अपना दूत भेजा था। किसने? पुष्कर सारीन ने। पुष्कर सारीन एक बार बुद्ध से मिलने पैदल चल कर गया था। आप लोगों को पता है कि इंडिका भी नहीं है, फिर भी इंडिका के कुछ भाग हैं, या उस समय काल में जो भी इंडिका पढ़ा उसकी बातों को अपनी अपनी किताबों में वहाँ के जो विद्वान हैं लिखे हैं, लेकिन इंडिका है क्या? नहीं है। तो इंडिका के लिए जब आप बड़ा सत्य मान लेते हैं, श्रेयमान जो भी देखे, अगर आप देख भी रहे हैं तो वेद को लेकर इतना क्यों? एक बात तो मुझे समझ में आई कि कहीं न कहीं सनातन धर्म, हिंदू धर्म से आप थोड़े नाराज रहते हैं। ठीक, चलिए। राजधानी तक्षशिला अपने ज्ञान विज्ञान तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ये आपका हो गया गांधार। अब 14 नंबर पे हेडलाइन डालिए। ठीक, 14 नंबर पे वज्जी संघ हो गया, स्क्रीनशॉट खींचिए। हो गया होगा ना?
14 नंबर वज्जी संघ। वज्जी संघ। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। राजधानी वैशाली थी। आगे लिखिए, वर्तमान में किसकी यानी वज्जी संघ की, वर्तमान में इसकी अवस्थिति, वर्तमान में इसकी अवस्थिति उत्तरी बिहार में देखने को मिलती है। उत्तरी बिहार में देखने को मिलती है। यह 8 गणराज्यों का समूह था। यह 8 गणराज्यों का समूह था। वैशाली की वर्तमान पहचान, वैशाली की वर्तमान पहचान बिहार के बसाढ़ स्थान से की जाती है। बिहार, ये बिहार ही है भाई, बिहार के बसाढ़ स्थान से की जाती है। जो कि वज्जी के साथ साथ लिच्छवी गणराज्य की भी राजधानी थी। यह जो वैशाली है, इसे में लिखे जो कि वज्जी संघ के साथ लिच्छवी गणराज्य की, लिच्छवी इधर से रहेगा, लिच्छवी गणराज्य की भी राजधानी थी। ये जो वैशाली है, यह लिच्छवी गणराज्य की भी राजधानी थी। 8 गणराज्यों में सबसे प्रमुख लिच्छवी गणराज्य ही था। ठीक, वैशाली गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर स्थित था और इसकी स्थापना यानी वैशाली गंगा नदी स्थित था और इसकी स्थापना नाभा नाभा नेदिष्टि नामक, चलो फिर से लिख देती हूँ भाई, नेदिष्टि नामक व्यक्ति ने की थी। मगध और वज्जी संघ के बीच
मगध और वज्जी संघ के बीच सीमा का निर्धारण गंगा नदी करती थी। ठीक, इतना खींच लीजिए, हो गया। खींचिए। अब 15 नंबर पे मल्ल लिखिए। मल्ल महाजनपद। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। यही राजधानी थी ना? सही चल रहे हो ना बेटा? आपको बता दिया था ना, हमने तो आपको लिख के भी पूरा दे दिया। ठीक, चलिए अच्छा लिखिए आगे। मल्ल महाजनपद दो शाखाओं में। मल्ल महाजनपद दो शाखाओं में। दो शाखा ब्रैकेट में लिखिए, कुशीनारा एवं पावा। ठीक, मल्ल महाजनपद दो शाखाओं में बटा था। ठीक है, यहाँ भी वज्जी संघ जैसा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यहाँ भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला का कसिया स्थान कुशीनारा था। जबकि देवरिया का फजलपुर गांव पावा था। मल्ल तथा वज्जी संघ महाजनपदों में सदैव संघर्ष होता रहता था। कालांतर में मगध ने अपने क्षेत्र में मिला लिया।
बुद्ध ने एक बार पावा के मल्लों को यह लाइन आगे भी हमारी आएगी कहीं, ठीक, कहीं पावा के मल्लों को सभा भवन यानी संस्थागार लिखे, सभा भवन संस्थागार का उद्घाटन किया था। इन्हीं मल्लों ने एक बार बुद्ध के लिए कहा था कि जो भी इनका मल्लगढ़ राज्य में स्वागत करेगा ना, उसे करसापण देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? हाँ, याद है आपको? चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट खींचिए। अब 16 महाजनपद मगध, ठीक, अब मगध पे आएंगे हम। अब लिखिए मगध, 16 नंबर पे लिखिए मगध। ये 16 है ना, 16। मगध की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी मगध की राजधानी? सही है, राजगृह या गिरी ब्रज। लिखिए मगध वर्तमान बिहार के बिहार के पटना गया तथा शाहाबाद जिलों में भाई देखिए, वैसे पटना गया है, लेकिन एक जगह में शाहाबाद भी मिला, तो वह भी लिख दे रही हूँ, ठीक। शाहाबाद जिलों में स्थित था। पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन था। पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसकी स्थापना
जिसकी स्थापना बृहद्रथ ने ही की थी। ठीक, बृहद्रथ के पुत्र, ये पुराणों के अनुसार ही बात हो रही है। ठीक, बृहद्रथ के पुत्र जरासंध ने ही गिरि ब्रज को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। ये पुराणों की बात हो रही है। किंतु पुराणों एवं बौद्ध ग्रंथों में दिए गए राजाओं की समीक्षा करने के बाद यह प्रतीत होता है कि बौद्ध ज़्यादा प्रामाणिक है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ के हिसाब से मगध पर जो पहला शासक था हर्यक वंश का बिंबिसार था। लेकिन यह बात पुराण कहता है कि बृहद्रथ जो है इस वंश का संस्थापक है। ठीक, अब आगे लिखिए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसे पितृहंता वंश कहा जाता है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक इस वंश यानी हर्यक वंश, इस वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। लिख लिए। मगध के उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, जबकि पूर्व में अंग
स्थित था, स्थित था। तथा दक्षिण में, तथा दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी थी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी थी। एक लाइन और हो गया है, यहाँ दिखाई दे रहा तो लिखूं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक, एक लाइन रह गया, नहीं इसे कर लीजिए, फिर मैं हटा देती हूँ थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट खींचिए। अच्छा वहीं लिख दूँ, ऊपर लिख देती हूँ, चलिए लिख देती हूँ। एक लाइन और है, यहाँ नीचे का मैं वहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ। ठीक, लिखिए, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ था। यहीं पर लिख देती हूँ, मगध का यह बहुत बार हमने लिखवा दिया है, फिर भी मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में हुआ था, न हुआ है, जिसमें अथर्ववेद में यानी जिसमें इसे यानी मगध को, इसे व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया था। ठीक, तो अब ये आपका पूरा हो गया। ठीक, एक लाइन आखिरी, वह लाइन फिर भी हमने कई बार लिखाया है, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। ठीक, हो गया। तो ये 16 महाजनपद पूरा हो गया। अब कल 16 महाजनपद पूरा हो गया, अब कल हम 10 गणराज्यों को लिखवा देंगे। ठीक, समझा भी देंगे और लिखवा देंगे। चलिए फिर पढ़ते रहिए, खुश रहिए।